तो दोस्तों, आप सभी का यही में स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जी के, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहाँ से जितने भी आपके यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपीपी हो गया या उत्तर प्रदेश के आरओ हो गया या एआरओ हो गया, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एक आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम कि राज्य के संग्रहालय यानी कि संग्रहालय किसे कहा जाता है। संग्रहालय मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, संग्रहित यानी कि एक जगह पर एकत्रित करके रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। और संग्रहालय में कौन कौन सी वस्तुओं को रखा जाते हैं, तो जितने भी हमारे पुरातात्विक और प्राचीनतम जितने भी तथ्य थे, जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जितने भी क्या किए गए हैं, खुदाई करके या निरीक्षण करके या जो जितने भी भूगर्भ से जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, उन सभी चीजों को हमने क्या किया है, संग्रहालय में एकत्रित कर दिया है। तो सबसे पहले जो जानेंगे इसमें देखेंगे प्रदेश में पुरातात्विक और कलात्मक और ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं अन्य धरोहर को सुरक्षित यानी कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सभी चीजों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पर, संग्रहालय में रखा जाता है, ताकि इन वस्तुओं को किसी भी मनुष्य द्वारा या किसी भी दूसरे वस्तुओं द्वारा इनको हानिकारक न हो सके या उनको नुकसान न पहुंचाया जा सके। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, संग्रहालय में एकत्रित करके रख देते हैं। तो पहला आ जाएगा, हम यहाँ पे जानेंगे कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना। क्वेश्चन ये पूछता है डायरेक्ट कि राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 31 अगस्त 2002 को। और 31 अगस्त 2002 को उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के अधीन यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये जितने भी संग्रहालय हैं, कब अपने अंडर में ले लिया था, अपने अंदर अधीन ले लिया था, तो उसको लिया था 31 अगस्त 2002 को क्या किया था, अपने अधीन ले लिया था। पहला जो आता है इसमें संग्रहालय जो आता है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश आरओ का साल 2021 की 2019 वाले में ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछा यह है कि सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो सबसे पुराना जो संग्रहालय है वो हमारा लखनऊ का है। और सबसे जो पुराना संग्रहालय है लखनऊ का है। इसको स्थापित कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे जो पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सन में पूछ देता है। यहाँ पर किसी की जानकारी मिलती है तो पद्मावत प्राचीनतम पोथी, यानी कि जो पद्मावत है, ये मूवी भी देखे होंगे, पद्मावत मूवी आ चुकी है। और पद्मावत जो महारानी थी, इस पे क्या है, जितनी भी घटित घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं का वर्णन एक पुस्तक में किया गया है और उसे क्या कहते हैं, पद्मावत प्राचीनतम पोथी कहा जाता है। इस पोथी में किस भाषा में लिखी गई है, तो इसको हमने लिखा है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और इस देवनागरी लिपि में लिखी गई किसके माध्यम से लिखी गई है, तो यहाँ पे दे दिया है मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित है। यानी कि जिन्होंने इसकी रचयिता की थी, लिखी था, इनकी किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी ने द्वारा लिखित है। और इस पुस्तक को कहां पर रखा गया है, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ में रखा गया है। और संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। नेक्स्ट जानेंगे हम अगला संग्रहालय जो आ जाएगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा। देखिए भैया क्वेश्चन ये मथुरा वाला है, एक लखनऊ वाला है। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है और एक मेरठ वाला यहाँ पर दे दिया है। ये तीन जो संग्रहालय हैं, ये तीनों के तीनों संग्रहालय पेपर में आपके प्रीवियस पेपर में आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे यहाँ पर राजकीय संग्रहालय मथुरा वाला का जो पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1874 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1874 में हुई थी। और यहाँ पर किसकी घटनाएं आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमारे कुषाण वंश और गुप्त युगीन यानी कि जो कुषाण काल के जो थे और गुप्त काल के थे, उन वंशजों की जो भी घटित घटनाएं हैं, उनकी पुरातात्विक जो भी अवशेष तथ्य मिले हैं, उन तथ्यों को कहां पर एकत्रित करके रखा गया है, तो उसे राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखा गया है। और मथुरा से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो हमारा जो आता है मथुरा जिला आ जाता है। और सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे, कितने वर्षा होती है, लगभग में यहाँ पर आपकी होती है 49 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। अगला आ जाएगा, यहाँ पर जानेंगे भारतीय कला की विशिष्ट एवं अद्भुत संपदा, यानी कि जितने भी भारतीय की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की जो आपदा और कला है, ये सभी के सभी क्या है, संपदा इस संग्रहालय में एकत्रित की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि नेहरू और शास्त्री जी, यानी कि जवाहरलाल जो नेहरू थे और लाल बहादुर जो शास्त्री थे, ये नेहरू और शास्त्री जो थे, इन दोनों लोगों की जो अस्थि कलश है, जो अस्थि क्या है, अस्थि की जो राख होती है, जो
उस राख को कहाँ रखा गया है? उस कलश में रखा गया है। और इस अस्थि कलश को कहाँ रखा गया है? किस संग्रहालय में रखा गया है? तो यह संग्रहालय जो आता है राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, इसकी स्थापना पूछ देगा और ये भी पूछ देगा कि इस संग्रहालय में किन किन तथ्यों को रखा गया है, कहाँ कहाँ के अवशेषों का रखा गया है, और इस संग्रहालय में आपको वहां पर जाएंगे घूमने के लिए तो किस चीज की जानकारी आपको प्राप्त मिलेगी, इसे क्या करेंगे, इस संग्रहालय से आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा नेहरू जी और शास्त्री जी क्या है? अस्थि कला है। यहां पर आ जाएगा राजकीय संग्रहालय। अब राजकीय संग्रहालय कौन सा? झांसी। राजकीय संग्रहालय जो झांसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। और जो 1978 में हुई थी, यहाँ पर क्या है, आप इसका अधिकरण यानी कि इस संग्रहालय का अधिकरण, संरक्षण और अभिलेखीकरण और प्रदर्शन और प्रकाशन यानी कि इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है, कभी कभी इन संग्रहालयों के बारे में कहीं कहीं प्रकाशन यानी कि जो भी क्या है, जो पत्रिका होती है, उन पत्रिका के माध्यम से क्या होती है, संग्रहालयों की जो सूचना होती है या जानकारी होती है सभी व्यक्तियों और जितने नगर ग्रामवासियों तक क्या कहते हैं, पहुंचाया जाता है। तो इस तरह की जो जानकारी भी प्राप्त होती है, कभी कभी इन संग्रहालयों के बारे में हम क्या करते हैं, पत्रिका के माध्यम से भी जानकारी करते हैं। तो ये क्या है, प्रकाशन है। और इसमें क्या है, शोध की दृष्टि से संस्कृति विभाग है, यानी कि जो शोधकर्ता है उन्होंने अपने शोध की दृष्टि से इसे क्या कहा है, संस्कृति विभाग की स्थापना भी की गई। तो इसे कहा जाता है राजकीय संग्रहालय झांसी को। तो दो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में की गई थी। और यहाँ पर शोध की दृष्टि से क्या है, संस्कृति विभाग है, किसे? राजकीय संग्रहालय झांसी को। तो बिल्कुल जो भैया आप लोग जो भी एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपका एग्जाम सेंटर अगर जानते हैं कि हमारे अपने जिले में या अदर जिले या अपने स्टेट में जब आपको पड़ता है, तो जहां पर आपका एग्जाम सेंटर जाता है उस एग्जाम सेंटर के जगह के जो भी अर्यात आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को बिल्कुल आप क्या करें, जानकारी रख कर लीजिए कि वहां पर क्या करिए, कौन कौन सी घूमने की जगह है और कौन कौन से क्या है वहां पर संग्रहालय है, ताकि आप बिल्कुल जाइए और उस चीज के बारे में क्या करिए, जानकारी प्राप्त करिए। क्योंकि कहते हैं कि जो पढ़ी हुई चीजें इंसान भूल जाता है, लेकिन देखी हुई चीजें कभी इंसान भूल नहीं पाता है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। अब ये देखिए, जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय नाम से ही पता चलता है बुद्ध, यानी कि इस संग्रहालय में आपको किसी की जानकारी मिलेगी तो यहाँ बुद्ध जी की क्या करेंगे, इस बुद्ध जी की जो भी तथ्य जो प्राप्त होंगे आपको इस संग्रहालय में मिलेंगे। और यह संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह संग्रहालय जो है हमारा है गोरखपुर में। तो यहाँ पर दे दिया है बुद्ध जी स्मृतियों, और बुद्ध जी की जो स्मृतियां हैं इस सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 से लेकर 1988 के बीच में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पूछेगा कि ये किसके परियोजना के तहत है? तो रामगढ़ परियोजना के क्या है, यह तहत है। और यहाँ पर बुद्ध जी के बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, यानी कि ये जितने भी धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बिल्कुल आप याद करिए कि हम जितना भी प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उस प्राचीन इतिहास में सबसे जो विख्यात जो धर्म होता है वो धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग थे और ये ऐसे, इनको भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। और ये क्या है, एक प्रकार के जो संत में भी आते हैं, जैसे हमारे महावीर जो थे ये भी जैन धर्म के क्या थे, चौथे थे, 14वें थे, तीर्थकर थे। और इनके बारे में बिल्कुल के बिल्कुल इस जगह पर जब जाएंगे घूमने के लिए तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगा। तो बुद्ध जी के बारे में, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में इस संग्रहालय में जानकारी मिलती है। और वो जानकारी कैसे मिलती है? तो यह मूर्तियां होती है। यहाँ पे क्या है, आप कभी भी म्यूजियम में जाएंगे, संग्रहालय में जाएंगे तो आपको वहां पर मूर्तियां देखने को मिलेगी, वास्तुकला देखने को मिलेगा। और वहां पे क्या है, वास्तुकला के हाथों द्वारा जो कला दिखाया जाता है उसे वास्तुकला के अंतर्गत कहा जाता है और रखा भी जाता है। और धातु की प्रतिमाएं, यानी कि धातु की प्रतिमाएं जो होती हैं, जैसे कि तांबा के बनी होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं या पत्थर के क्या है वो मूर्तियां बनी हैं, ये जितने भी क्या है धातु प्रतिमाएं हैं या मिट्टी की जो प्रतिमाएं हैं, सभी के सभी प्रतिमाएं। और वहां पे क्या है, लघु चित्र है, लघु चित्र यानी कि क्या है, छोटे छोटे चित्र बनाकर, और वहां पे सिक्के भी आपको वहां पे मिलेंगे। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में याद रखिएगा कि जब सबसे पहले क्या सिक्के का प्रचलन था, जैसे पहले सोने का सिक्के का प्रचलन था, चांदी के सिक्के का प्रचलन था, तांबे के सिक्के का प्रचलन था, मिट्टी के सिक्के का प्रचलन था, चर्बी वाले सिक्के को चलाया गया था। तो अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा हमारे कि चर्बी के जो सिक्के थे किसने चलाया था और किसके काल में चलाया गया था, और सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के किसके काल में चलाए गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। हम लोग तो इस टाइम क्या है, जितने भी सिक्के हम देख रहे हैं ये सब स्टील के सिक्के आ चुके हैं, इस टाइम पे मिश्र धातु के सिक्के आ चुके हैं। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा जो सन 2000 में या सन
19वीं शताब्दी में याद रखेंगे 1995 के दौरान या 2000 के दौरान में देखेंगे तो सन 2000 या 1900 के शताब्दी में देखेंगे उस टाइम पे जो सिक्के जो चलते थे वह कैसे चलते थे, वो हमारे जो चलते जस्ते के चलते थे, तांबे के चलते थे उस टाइम पे सिक्के। जैसे कौन सा 10 पैसे 5 पैसे जो देखे होंगे और अठन्नी चरण ये सब, ये तो हमारे जमाने में अठन्नी चरण तो हमको याद है, अठन्नी चरण चलाए हैं। लेकिन जो क्या थे अब तो इस टाइम क्या है, डायरेक्ट क्या है आपका 1 रुपया 2 रुपया और 5 के सिक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पहले के जो थे अठन्नी चरनी 10 पैसे 1 पैसा 2 पैसा इस तरह, पहले कौड़ी भी चलता था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके काल में कौड़ी चलाएगा ना, वाला कि तारा का फूटी कौड़ी तक ना दे ना, कहे आदमी कहेला फूटी कौड़ी ना दे, कहे ना दे। तो फूटी कौड़ी कौड़ी होता है ना जो उस टाइम कौड़ी का भी प्रचलन था। तो प्राचीन इतिहास में बिल्कुल आप पढ़िएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कौड़ी का प्रचलन किस काल में चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अगला आ जाएगा हमारा यहाँ पर जानेंगे अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर राम कथा यानी कि राम जी की जितनी भी क्या है जीवनी परिचय और जीवन की जितनी भी जानकारियां है इस संग्रहालय में एकत्रित की गई है। और राम जी का जो ना होता है कि जो सबसे बड़ा जो चीज है वो अयोध्या है। और अयोध्या क्या है, राम मंदिर वहां पर क्या है निर्माणाधीन है, वहां पर क्या है निर्माण हो रहा है, निर्माण अभी चल रहा है, उसका काम भी चल रहा है। बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा तो वहां पर बिल्कुल जाइएगा और घूमिएगा और राम जी की जितनी जीवनी परिचय के बारे में है सभी के सभी जानकारी वहां पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अयोध्या। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए भैया ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आपका पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से पॉइंट से आ चुका है और आरओ और एआरओ के एग्जाम में भी बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है इस पॉइंट से। और उत्तर प्रदेश के पुलिस में बिल्कुल आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। इसीलिए इस सेक्शन को हमने आपके लिए क्या किया है, बिल्कुल आपकी सेवा में नया है। अगला आ जाएगा यहाँ पर तुलसी स्मारक भवन, यानी पर तुलसी जी के क्या है जो कवि थे, जो तुलसी कवि थे इनके भी स्मारक भवन है। और यहाँ पर राम कथा चित्र है यानी कि राम जी की जो कथाएं थी उस टाइम की जो जितनी भी जीवनी थी उन कथाओं को हमने क्या किया है यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। और यहाँ पे क्या है उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और कभी कभी क्या है प्रत्येक साल यहाँ पर रामलीला का भी प्रदर्शन किया जाता है। जिसमें होता है रामलीला का भी देखते हैं कि दुर्गा पूजा जो होता है, नवरात्रि जब होता है, नवरात्रि के दशहरे के दिन क्या होता है, जिस दिन राम जी क्या करते हैं रावण का जब वध करते हैं तो उसके दौरान उससे क्या करते हैं 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले क्या होता है रामलीला स्टार्ट हो जाता है। तो उस रामलीला का देखते हैं कितना आनंद होता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे उस रामलीला का बिल्कुल आनंद ले चुके हैं। अपने दादाजी या जो भी आपके घर के गार्जियन हैं उनके साथ हम लोग क्या करते थे बचपन में, बूढ़े बच्चे जितने भी थे सभी के सब लोग क्या करते हैं उस रामलीला में जाते हैं। देखे होंगे जितने भी औरतें और महिलाएं हैं घर की सभी लोग क्या करती हैं जल्दी से जल्दी खाना बना देती हैं ताकि क्या करती हैं वो लोग आराम से रामलीला का आनंद लेती हैं। और उन राम जी के जो भगवान राम है, भगवान राम के बारे में क्या करते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन से घटित जितनी भी घटनाएं हैं, उनके जन्म से लेके जितनी भी जीवन चीजें सब के सब क्या की जाती है उस रामलीला में दर्शाया जाता है। और बिल्कुल आनंदमय होता है। आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है उस रामलीला का जो प्रदर्शन होता है, बहुत ही मजा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जानेंगे उस रामलीला आ जाएगा। और रामलीला के साथ क्या है यहाँ पर अयोध्या परिक्षिप्त पुरावशेष यानी कि अयोध्या में राम जी के जितने भी उन क्षेत्रों में पर पूरा अवशेष यानी कि जो अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं उनकी अनुकृतियां व छायाचित्र आदि के संरक्षण यानी कि उन जितने भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उन तथ्यों को संरक्षण के लिए क्या किए गए इस संग्रहालय में रखा गया है। तो बिल्कुल अगर आपको वक्त मिले और टाइम मिले तो भैया हम इतना बता रहे हैं कि उस अयोध्या में जाइएगा। और अयोध्या जाने के बाद उस अयोध्या नगरी में जाने के बाद आप क्या करेंगे राम से भगवान राम जी की जितनी भी जुड़ी हैं माता जो सीता हैं और उनके छोटे भाई जो थे भगवान जो लक्ष्मण जी थे उनकी जितनी भी घटित घटनाएं हैं सब आपको उनको वहां पे जाके मिलेगी। अगला आ जाएगा हमारा लोक कला संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट जो आ जाएगा लोक कला संग्रहालय है और ये कहां पर लखनऊ में स्थापित की गई। तो लोक कला संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, फरवरी 1989 में हुई थी। और 1989 में जो हुई थी ये कहां पर हुई थी, केसर बाग में हुई थी। केसर बाग में हुई थी। यहाँ पर यह क्या है लोक नृत्य के ड्रामा यानी कि यहाँ पर देखेंगे लोक नृत्य के माध्यम से जो क्या होता है ड्रामा भी किया जाता है। उस ड्रामे में लोकवाद यहाँ पर बाजे भी यंत्र का प्रयोग किया जाता है और लोक आलेखन भी वहां पर है और लोक आभूषण। देखें कि जब भी हम लोग रामलीला या जो भी चीज देखते हैं उसमें क्या कहता है बहुत ही उस जमाने का क्या जो वस्त्र जो पहने जाता है आज के जमाने का तो पूछना नहीं, वस्त्र का तो पूछना नहीं है। तो पैंट चलो गिलबा
छोटा छोटा पैंट चला गया है, कपड़ा छोटा हो गया है, दिन पर दिन और ही छोटा होता जा रहा है। लेकिन पहले के जो जमाना था कि जहाँ पूरे शरीर और तन को क्या कहते कपड़े से ढका रखा जाता, तो उस जमाने के जो वस्त्र जो थे क्या करते थे, उन वस्त्रों को पहनकर और इस क्या करते थे नाटक में प्रदर्शन किया जाता है। देखिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, जो मुकुट पहना जाता है, कानों में क्या करते हैं, देखिए उस समय राजा महाराजा तो बड़का बड़का मुकुट पहनते थे सब, ठीक है। और वस्त्र जितना शरीर का वजन नहीं था चलवा, उतना क्या था उस शरीर पे क्या था वस्त्र था उतना वजन का। तो जो पहले जो राजा महाराजा जितने भी थे वो लोग क्या करते थे, उस टाइम के जो थे अस्त्र वस्त्र बिल्कुल पहन के रखते थे सब। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अनुकृतिय और छायाचित्र आदि के संरक्षण हेतु यहाँ पर रखा गया है लोक आवाज, लोक आलेखन और लोक आभूषण और मुखिटे ही पहने जाते थे। और टेराकोटा जो मिट्टी के क्या करते थे, जो सिक्के भी थे टेराकोटा था, बर्तन भी थे मिट्टी के बर्तन, खिलौने भी थे उस टाइम के जो थे खिलौना। पहले के जो हाथी घोड़ा नहीं होता कि जब छोटे छोटे थे हम लोग ना, तो आज भी याद आता था कि मिट्टी के जो खिलौने थे सब, गाय थी और डॉग भी था सब, इस तरह का हाथी थे सब, ऊंट था, ये सब मिट्टी के सब क्या कहते हैं मिट्टी थे सब उस टाइम के जमाने में। अभी भी तोतवा चलता है, तोता मिट्टी का तोता बड़ा फेमस था, बड़ा तोता। अब तो तोता पूछना नहीं है, अब तो सब लोग मोबाइल में देखता है। लेकिन उस टाइम जब हम लोग थे तोता जो था वो सब खेलते थे, मिट्टी का आता था, वो मिट्टी के जो आता था बना कर लेकर आता था, जो बेचने वाला जो लाता था, एक डोरी रहेगा रबड़ का, ऐसे से उड़ाता था सब वो। अभी भी कहीं कहीं गाँव में देखने को मिलता है, लेकिन शहर का तो जमाना कुछ नहीं है। मॉडर्न जमाना का बच्चा तो खिलौना से नहीं खेलता है, वो मोबाइल से खेलता है, ठीक है। और दिन भर मोबाइल दे दो, ये दिन भर मोबाइल में रहेगा। तो भैया बात समझिए, ये उस टाइम के जमाने के थे और उस जमाने में मोबाइल का प्रचलन नहीं था। इसीलिए क्या करते थे, अपना टाइम पास और अपना समय का नहीं होता कि टाइम पास करने के लिए उस टाइम के हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के क्या खिलौने से ही खेला करते थे। और जितना भी भोजन और पकवान और खाया जाता सब मिट्टी के बर्तन में खाया जाता है। उसी को मृद भांड कहा जाता है। खिलौना, पोशाक, लकड़ी के भी खिलौना देखेंगे, साइकिल, 3 पहिया वाला साइकिल, बड़ा मन जिसको जिसको याद पड़ता होगा, एगो आगवा चकवा आ दूगो पिछवा चकवा आ लकड़ी का ऐसा पकड़ लगा बचावा आ दिन भर दौड़ाता रहता था सब लकड़िया का खिलौना। तो उस टाइम का खिलौना था सब। अब तो खिलौना आ गया मोबाइल में, दिन भर रहेगा, हाथ को टूट के बैठ जाएगा आराम से, ना शरीर से मजबूत ना दिमाग से मजबूत। लेकिन पहला का जो लड़का था दिमाग और शरीर दोनों से मजबूत होता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या था, लकड़ी था और पत्थर एवं लोहे से निर्मित। ये क्या है, पत्थर एवं लोहे से क्या थे, वो सब निर्मित थे। और सभी का सभी संग्रहालय कहाँ पर रखा गया है, यह लोक कला संग्रहालय लखनऊ में रखा गया है। और ये कुछ प्रमुख 5 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, ब्रज है, भोजपुर है, अवध है, बुंदेलखंड है और रुहेलखंड है। कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ कुछ क्या है बिहार में भी क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या है, इसको वहां पे इन जगहों को क्या कहते हैं, इन जगहों पर इसका जानकारी आपको मिलता है। अगला आ जाएगा जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। ये देखेंगे कि जो जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। 1989 में याद रखिएगा कि 2 संग्रहालय की स्थापना हुई है, एक लोक कला संग्रहालय 1989 और एक सुल्तानपुर। तो लखनऊ और सुल्तानपुर में दोनों को दोनों सन क्या है, दोनों को दोनों समान है। बिल्कुल आप सन के हिसाब से दोनों को दोनों याद कर लीजिएगा। तो लखनऊ को याद कर लीजिएगा और एक सुल्तानपुर को रख लीजिएगा। यहाँ पर किसकी जानकारी मिलेगी, तो शनिचरा कुंड की जानकारी मिलेगी, भांटे, सोमना भाग, तालू पाठक का पूर्वा और अहरीन पालिया, सोहगोली और महमूदपुर ये जगह है। वहां पे कहाँ पर है, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में। और यहाँ पर बिल्कुल आप जाइएगा तो यहाँ इस क्या करेंगे, इनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो पेपर में आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है, न कि इसके बारे में पूछता है, बस केवल ये पूछता है इस संग्रहालय और इस जगह की स्थापना किस सन में हुई थी, तो डायरेक्ट क्या करता है उस सन के बारे में पूछ देता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आप उठा के देखिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट केवल क्या पूछा है, सन पूछा है और उस जिले का नाम पूछा है। अगला आ जाएगा हमारा यहाँ पे जानेगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। अब देखिए कुशीनगर आ गया, तो जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कुशीनगर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और बनारसिया कला, ये कौन सी कला है, बनारसिया कला, कोपिया व देवदा बौद्ध पुरा स्थल, कौन सी, बुद्ध जी की जो पुरा स्थल है, पावन नामक जैन स्थल, क्या है, पावन नामक जो जगह है वहां पर क्या है, जैन स्थल भी स्थापित है। तो वो उन सभी चीजों की जानकारी जो मिलती है वो सभी के सभी किस संग्रहालय में रखी गई है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में रखी गई है। तो भैया बिल्कुल टाइम मिले तो आप बिल्कुल इन संग्रहालयों पर जाइए और जाकर क्या करेंगे, उस संग्रहालय से आप विस्तृत रूप की जानकारी प्राप्त करिए। अगला आ जाएगा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। कौन सा हो जाएगा, कन्नौज। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में फूलों के माध्यम से इत्र को बनाया जाता है, तो वो आ जाता है कन्नौज, आ जाता है कन्नौज जिले में।
तो कन्नौज आ जाएगा। कन्नौज जिले में एक जिला है, छोटा सा एक गांव है, वो जगह है, उसका नाम क्या है? कान्यकुब्ज है। और कान्यकुब्ज जो जगह है वो कहाँ पर पड़ता है? वो कन्नौज में पड़ता है। कान्यकुब्ज जो जगह है कन्नौज में पड़ता है। और इसकी स्थापना देखिए, स्थापना दो है। एक स्थापना यह है कि स्थानीय स्तर पर स्थापना, कौन सी स्थानीय स्थापना जो हुई थी इसके 1975 में हुई थी। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी। यानी कि राज्य पुरातत्व यानी कि राजकीय स्तर पर जो पुरातत्व की जो संग्रहालय की जो स्थापना हुई 1996 में हुई है। और स्थानीय स्तर पर तो दो पूछ देगा, एक राजकीय स्तर पर पूछेगा, एक स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर पर पहले हो गया था 1975 में, लेकिन राज्य सरकार के अधीन में इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। यहाँ पे क्या मिलता है भैया? तो प्राग ऐतिहासिक काल की जितनी भी अस्थियां हैं, उस टाइम की जो अस्थियां थी, अस्थियों से बने जितने भी उपकरण थे वो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जाएंगे तो महाभारत की जो घटित जो कालीन थी सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कृष्ण मर्जित मृदभांड, ठीक है, कृष्ण के जो मर्जित मृदभांड थे, पाटन मुद्रा थी, और सील सिक्के और मुन्य हाथी दांत कलाकृतियां और मनके, जो मिट्टी के जो बर्तन थे, मनके थे, आभूषण थे, ये सब के सब वहां पर देखने को मिलेंगे। प्रतिहार काल की कला, जो प्रतिहार नहीं, गुर्जर वंश प्रतिहार वंश की जो कला काल की जो कलाकृतियां थी वो क्या है? एक बड़ा विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका यहीं पर पड़ता है, कन्नौज में पड़ जाता है। तो बिल्कुल इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि भैया आप इस पॉइंट को, इस टॉपिक को अपने नोट्स बुक में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको बिल्कुल इस टॉपिक क्या होता है? याद हो जाता है। लिखते हैं भी हैं, बोलते भी हैं, और देखते भी हैं, समझते हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपको 100% में बिल्कुल क्या होता है? 80% बिल्कुल याद हो जाता है। और अगर रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल आपको 100% क्या होता है? तैयार हो जाता है। लेकिन आप केवल सुनते हैं, तो कहते हैं कि सुनने से क्या होना कि सुनने से आधा ज्ञान आता है, लेकिन लिखने, पढ़ने और देखने से बिल्कुल पूरा क्या होता है? क्या होता है? ज्यादातर आपका ज्ञान आता है। क्योंकि आपकी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां एक्टिव रहेंगी उतना ही क्या होगा? आपके ब्रेन में क्या होगा? दिमाग में एकत्रित होता है। देखिए, हम लोग सुनते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, केवल कान से सुनते हैं, केवल हमारी एक ज्ञान इंद्रिय क्या है? ओपन रहती है। लेकिन आंख और कान और हाथ और आंख, ये जितने भी ज्ञान इंद्रियां ओपन रहेंगी, इसके माध्यम से क्या होता है? ज्ञान हमारे मस्तिष्क में क्या होता है? बहुत ही अच्छे पूर्वक और बेहतरीन ढंग से क्या होता है? एकत्रित होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना लिखेंगे वो क्या होगा? आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होता है। अगला आ जाएगा हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। अब नाम से ही पता चल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि इस संग्रहालय में आप जाएंगे तो जितने भी हमारे देश को आजाद कराने में जितने भी क्रांतिकारियों उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनका योगदान दिया है, और जितने भी उस जमाने के, उस काल के जितने भी लोग, जितने ने भी स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन्होंने क्या कहता है? अपना जितना भी योगदान दिया है, उस योगदान की जितनी भी जानकारी होती है और उससे जुड़ी घटित घटनाएं जितनी भी हुई हैं, सभी चीज की जानकारी को समग्र करके हमने क्या किया है? इस संग्रहालय में एकत्रित किया है। तो यह कहाँ पर है? मेरठ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 से 97 में हुई थी। और सेनानियों से जुड़े योगदान सामग्रियों को और इसे औपचारिक लोकार्पण, यानी कि औपचारिक रूप से लोकार्पण ना होता है कि कहीं कहीं गांव में स्थानीय जगह पे एक किसी भी मंदिर हो गया या कोई स्थानीय जगह हो गया या कोई भी एक विभाग होता है या उसी भी चीज की मूर्ति भी होती है, उस मूर्ति की स्थापित करके, और कोई स्थानीय वहां पे जो मुख्य रूप से कोई अध्यक्ष रहता है या मुखिया रहता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं? उसका लोकार्पण करते हैं। तो यहीं पर आ जाएगा औपचारिक रूप से जो लोकार्पण हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 2007 को हुआ था। किसका? इसका स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का। और यहाँ पर क्या है? प्रथम विधिका घटित घटना हुई थी। वो कब हुई थी? 10 मई 1857 की। मन के 1857 के जो क्रांति के जो दौरान जो घटित घटनाएं हुई थी, वो कहाँ जगह हुई थी? तो कालीकटन मंदिर की। कालीकटन के मंदिर की जो घटना हुई थी, उस घटना की भी जानकारी आपको इस संग्रहालय में आपको मिलती है। एक आता है 24 अप्रैल 1857 की चरबी युद्ध। जाके याद करिए, शहीद मंगल पांडे जी ने क्या था? उन्होंने और उनके साथ जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया था? 85 सैनिकों द्वारा इनकार, यानी कि जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? उन्होंने एक विरोध यह किया था कि जो भी चर्बी से बने युक्त जो कारतूस थे, उन्हें क्या करेंगे? उनको चलाने से उन्हें इनकार किया था। क्योंकि जो चर्बी से बने जो कारतूस थे, उनको क्या कर मुंह से दांतों से पकड़ के से खींच कर, या उसको जो भी तरीके थे उस प्रकार से उसको चलाया जाता था। जिन्होंने क्या कहता? उसको मना कर देता।
तो ये चीज का इसको विरोध किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? शहीद मंगल पांडे हमारे बलिया जिले के रहने वाले थे और नगवा गांव के रहने वाले थे। तो इनका जो भी अगर 1857 की जो भी क्रांति पढ़ते हैं तो सबसे पहले शहीद मंगल पांडे जी का नाम बिल्कुल ही दर्ज है और नाम आता जरूर है। तो द्वितीय विथिका जो आती है, द्वितीय विथिका जो ये कहाँ पर शामल और शामल की जो घटना है और एक बागपत पुल नष्ट, ये किस नदी पे बना है? यमुना नदी पे बना है। तो बागपत जो है वहां पर मेरठ के जो पास पड़ता है, बागपत पुल नष्ट जो हुआ था और उसकी घटना। और एक आती है कानपुर की घटना, कानपुर की भी घटना है और लखनऊ रेजिडेंसी है। और जो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की रेजिडेंसी जो थी वो, इसकी जितनी भी घटनाएं घटित घटनाएं सभी के सभी जो एकत्रित जानकारी है वो किस संग्रहालय में है? तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। ठीक है, तो बिल्कुल आप जाइए जगह पर, मेरठ में जाइए और वहां पर जाने के बाद इसकी जानकारी बहुत ही क्या करें, उस जगह पर जाने के बाद आपको बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी होती है। क्योंकि आप जब जाएंगे उसमें घूमने के लिए, तो वहां पर जब भी जाते हैं हम, या आप लोग जाइएगा, ये हम भी गए घूमने के लिए वहां पर, जैसे सारनाथ में वहां पर जाते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या बुद्ध जी की प्रतिमा है, बहुत ही ऊंची प्रतिमा है, 82.5 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। उसके बारे में बताएंगे, इसका ये पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट में जब लाएंगे तो वहां पे क्या है उसकी जानकारी मिलती है। वहां पर आप जाएंगे तो उसका थोड़ा चार्ज लगता है, 5 रुपए टिकट लगता है, 25 रुपए टिकट लगता है। उस टिकट के माध्यम से आप जाएंगे उसमें, तो उसमें जाएंगे तो जितने भी प्राचीन काल की जितने भी क्या है मूर्तियां मिली हैं, उस जमाने के जो पत्थर पे क्या है, जो पत्थर पे क्या है वो हाथों द्वारा हस्तशिल्पी द्वारा बनाए गए हैं और पत्थरों को काट के डिजाइन बनाया गया और पत्थर क्या उस टाइम पे मूर्तियां बनी है। सोचिए कि जो उस जमाने की जो मूर्तियां बनी थी, आज वो मूर्ति क्या है बेहतरीन ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से अभी भी हैं और एकदम सुरक्षित हैं। इसीलिए उन चीजों को हम क्या करते हैं, जानकारी और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए क्या करते हैं, उसको संग्रहालय में रख देते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी क्या कर सके, उस चीजों को देखें और उसके बारे में क्या कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। क्योंकि कहते नहीं है कि हम अभी भी, जैसे कि हमारे घर में जो छोटे हुए जो बालक रहते हैं क्या करते हैं, उनको कभी नहीं होता है कि जो बूढ़े जो हमारे व्यक्ति रहते हैं, दादा दादी हैं, देखे होंगे कि जब रात में जब हम लोग सोते हैं तो वो क्या करते हैं, हम लोग कहानियां बताते हैं कि अपने जमाने की कहानियां बताते हैं या पुराने जमाने की कहानियां बताते हैं। तो हम लोग केवल कहानियों को सुनते हैं लेकिन उसको देखे नहीं है। तो उस कहानियों से जुड़े तथ्यों को क्या किया गया है, उस संग्रहालय में एकत्रित किया गया है। तो बिल्कुल आपको वक्त मिले संग्रहालय में जाइए और उसकी जानकारी बिल्कुल ही प्राप्त करिए। अगला आ जाएगा यहाँ पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय तितिहारवा सिद्धार्थनगर में। ये भी अब यहाँ पे क्या है, बुद्ध से जुड़ी जो भी घटित घटना है उसकी जानकारी मिलती है। ये बुद्ध की जन्मस्थली है और यहाँ पे क्या है विश्व स्तर पर धार्मिक स्थल। ये क्या है विश्व स्तर पर धार्मिक स्थल है। जितने भी आपके देखेंगे यहाँ पर बुद्ध से जुड़े हुए जितने धर्म के जो लोग होते हैं वहां पर जितने रहते हैं वो सभी के सभी लोग वहां पर आते हैं और आकर क्या करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बात समझिए, जितना भी घूमते हैं लेकिन आप धार्मिक स्थल पर जब भी जाएंगे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। क्योंकि वहां पर जाने के बाद क्या होता है, एक मन का परिवर्तन होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। तो लोग क्या करते हैं मन की शांति, मन को परिवर्तन करने के लिए और आत्मा को शांति के लिए क्या करते हैं, उन जगहों पर जाते हैं और घूम के क्या करते हैं, बिल्कुल उसको नहीं होता है कि अपने जीवन की शैली को परिवर्तन करने का और बदलने का क्या करते हैं तौर तरीका क्या करते हैं अपनाते भी हैं। और बुद्ध जी के मार्ग पर चलना सीखिए। क्योंकि हम कभी भी पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में तो बुद्ध की से जुड़ी घटना जो उनकी जो उपदेश है उनकी जितनी जानकारियां थी सबके बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, ना भेदभाव था ना कुछ था, वो क्या थे समानता देखते थे। इसीलिए जो हमारे क्या थे अम्बेडकर जी थे, मरते समय उन्होंने क्या कहता है बुद्ध जी को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि वो जानते थे कि अंतिम क्षण में उन्होंने देखा कि जब भेदभाव का जब हो रहा था तो उन्होंने भेदभाव को छोड़ते हुए क्या कहता बौद्ध धर्म को अपनाया। ताकि क्या करते उन्हें कहते मैं जीवित या जन्म तो लिया इस धर्म में लेकिन मरूंगा तो किस धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो वो उनसे जुड़ी घटित घटनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या है विश्व स्तर पर धार्मिक स्थल है। बुद्ध की अस्थि अवशेष कलश, यानी कि बुद्ध जी की जो अस्थि के जो अवशेष हैं उसको कलश में रखा गया। और उस कलश को कहाँ रखा गया है तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय तितिहारवा सिद्धार्थनगर में रखा गया है। और यहाँ पे क्या है उससे वहां पे जब जाएंगे तो जो भी आपको जो आपको देखेंगे जो पत्थर को जो लिखे रहते हैं उस पत्थर पर क्या है एक भाषा लिखित, भाषा एक लिखित रहती है, हाथों द्वारा लिखित होती है। और वो हाथों द्वारा जब लिखित होती है पत्थर पर क्या करते हैं काट काट के लिखे, ना कि पेपर पे भी कहीं कहीं मिलता है लिखने को, लेकिन उसको पत्थर पे ही काट के लिखा गया है। तो उस पत्थर पर जो लिखा गया है जो शिलालेख होता है, आप पढ़ेंगे शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ये सभी के सभी लेख होते हैं। और ये लेख जितने भी होते हैं ये सभी लेख किस भाषा में लिखे गए हैं तो ब्राह्मी और खरष्टी भाषा में लिखे गए हैं। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय की तितिहारवा की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। तो एकदम बिल्कुल इस टॉपिक को बिल्कुल आप याद रखिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेकर आप इस टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आएंगे, इससे जुड़ी घटनाएं भी है और पार्क स्थल बहुत ज्यादा जगह है।
और यह पे क्या है, विशेष स्थल की जो भी संग्रहालय है उसका सेकंड पार्ट में आपके लिए लाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस टॉपिक को पढ़िएगा और बेहतरीन रूप से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल एकदम आप कामयाब जरूर होंगे। और कहते हैं ना कि मंजिल जरूर ही बिल्कुल आपको मिलेगी। कहते हैं कि जब तक दिल में जुनून हो तब तक उस जुनून को, मंजिल को क्या करिए, पा लीजिए। तो इसी के साथ आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा, और जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आप इसका आंसर दीजिएगा। इसके लिए सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे आपके सेवा में। और इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि और जय हिंद जय भारत। और ये जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया इस टॉपिक का बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिएगा। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है और ये जानकारी अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इस चैनल के साथ, हमारा जो चैनल है एई हब जो चैनल है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइबर करिए। और इसके लिए टॉपिक हम आपकी सेवा में बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट टू पार्ट बिल्कुल लाया करेंगे और बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। जितने भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से जितने भी टॉपिक हैं आपके सेवा में बिल्कुल लेकर आएंगे। और जो भी हमारे चैनल के साथ जो नए बच्चे हैं, जो भी नए छात्र हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल का बेहतरीन रूप से क्या करिए, आनंद लीजिए। जय हिंद जय भारत।